अगर आपकी प्रेगनेंसी का 30 वीक चल रहा है, 30 वीक से ऊपर चल रहा है, जो यूजुअली कहलाता है हमल का तीसरी जो ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरी तिमाही वो कहलाती है। तो 30वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक जो आखिरी के 10 हफ्ते होते हैं, इसमें एक माँ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ सकती, आपके बच्चे की ग्रोथ कहाँ तक पहुँची और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड करती हूं। प्रेगनेंसी का जो 30 वीक होता है वो यूजुअली आपका थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की कंसिडर की जाती है। अब ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स माँओं को फेस करनी पड़ सकती है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी सांस लेने में तंगी होगी। किस वजह से होगी? क्योंकि बच्चा अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, फुली डेवलप हो चुका है। उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो बॉडी है, आपके ऑर्गन्स को सप्रेस कर रही है। पेट में ऊपर की तरफ लंग्स हैं, अगर वहाँ पे बच्चा उस तरफ की तरफ है तो लंग्स पे दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी हो सकती है। नीचे रेक्टम है, रेक्टम में आपका स्टूल होता है, तो आपको बार बार थोड़ा सा भी स्टूल होगा वो पास करने की अर्ज होगी, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या आपको इवन के प्रेगनेंसी पाइल्स भी हो सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में औरतों को प्रेगनेंसी पाइल्स की तकलीफ़ होती है, जो बहुत ही एक पेनफुल तरीका है या एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना है। सांस में तंगी होगी क्योंकि लंग्स पे दबाव पड़ रहा है, और पाइल्स होंगे क्योंकि नीचे रेक्टम पे दबाव पड़ रहा है। अब आपके स्टमक है, मैदा है, वहाँ पे भी दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा भी अगर आप खाना खाती हैं तो आपको पेट भरा भरा महसूस होगा। ये जो आखिरी के 10 हफ्ते होते हैं, माँओं के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होते हैं कि इसमें पूरी तरह से अनकम्फर्टेबल हो जाती है माँ, और अब उसकी जो जहनी कंडीशन होती है वो ये चाहती है कि बस अब ये बेबी प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाए और पूरे 40 हफ्ते तक इस बच्चे को होल्ड करते करते जितने भी मसल्स में क्रैम्प्स हैं या मस्कुलर फटीग है वो होने लग जाती है। सांस की तंगी के बाद जो मेन इशू होता है वो है कि मैदे का खट्टा पानी, कड़वा पानी मुंह में आता है। तो इससे बचने के लिए कॉमनली इसको बड़ी बुज़ुर्ग और इर्द गिर्द की ख़वातीन कहती हैं कि बच्चे के बाल चुभ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके मैदे का पानी आपके मुंह में आ रहा है, इसका मतलब है कि मैदे की जो नाली है, खुराक की नाली है, वो तंग हो रही है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको बार बार पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर आप पानी प्रॉपर तरीके से पिएंगी तो जो तेज़ाबियत वाली फीलिंग है वो आपकी ख़त्म होगी। कोशिश करें जंक फूड्स, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ना करें, मिर्च मसाले वाले खाने ना खाएं, और ख़ास तौर से जो सूखे खाने होते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पेस्ट्री पास्ताज हैं, ये ना खाएं, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन के बढ़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका बच्चा अब प्रॉपर तरीके से फुली डेवलप हो चुका है, वो अपने बॉडी ऑर्गन्स में मैच्योरिटी लेकर आ रहा है। उसकी जो पूरे बॉडी की बोन्स हैं वो थोड़ी कार्टिलेजियस हो गई हैं, कुर्री हड्डी हो गई हैं, ऑल्दो कि अब वो पूरी तरह से एक प्रॉपर इंसान बन चुका है, लेकिन उसके ब्रेन की और लंग्स की डेवलपमेंट तो आखिरी वक्त तक चलती रहेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चे प्री टर्म लेबर में होते हैं, जो 7वें महीने के बाद पैदा होते हैं, वो 36 वीक से पहले का कहलाता है। तो 32 वीक्स में डिलीवर हो रहे होते हैं, 30 वीक्स में डिलीवर हो रहे होते हैं, तो उन्हें सांस लेने में तंगी होती है, क्योंकि ऑल्दो के बॉडी के सारे ऑर्गन्स बन गए, लेकिन अब तक लंग्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। जो 7वें महीने के बच्चे होते हैं या 8वें महीने के बच्चे, तो उनकी जो सर्वाइवल रेट होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपकी डिलीवरी हो रही है, आप ये ध्यान रखें कि वहाँ पर NICU की सहूलत मौजूद है, क्योंकि अगर पैदाइश के बाद खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चे को सांस लेने में तंगी हुई या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो उस टाइम पे वो हॉस्पिटल इमीडिएट बेसिस पे उसको संभाल सके, ना कि बहुत दूर जाकर उस बच्चे को NICU में एडमिट किया जाए और रास्ते में ही कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट करें जहां पर माँ की सेहत के साथ साथ बच्चे के लिए भी NICU की सहूलत मौजूद हो। तो ये बहुत सेंसिबल फ़ैसला होता है, देख कर करना होता है। ये शहरों में तो पॉसिबल है, लेकिन जो गांव देहात के एरियाज़ होते हैं, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इस तरह की तिब्बी सहूलतें मौजूद नहीं होती। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, आप जितना पॉसिबल हो सके इन चीज़ों को ध्यान में रखिए।
ये आखिर के हफ्ते होते हैं। तो इन हफ्तों में अब तक माँओं को यूजुअली गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी की तो वो डायग्नोज हो चुकी होती है। तो ये वो हफ्ते होते हैं जिसमें आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे अपना केस करवाना। आखिर के जो 10 हफ्ते होते हैं इसमें आपको अपना बेबी बैग बिल्कुल रेडी रखना है, क्योंकि किसी भी टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ सकता है। इसमें जो नॉर्मल डिलीवरी की साइंस और सिम्टम्स हैं, इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकती हैं कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या डिफरेंस होता है। मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो ट्रू लेबर के लिए या फॉल्स लेबर के लिए आपको उसकी पहचान होनी ज़रूरी है। बहुत सी बार आपको वैसे ही डॉक्टर के जाना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम करीब हो, लेकिन आपको डॉक्टर वापस भेज देगी, क्योंकि वो किन बेसिस पे फ़ैसला किया जाता है ये उस वीडियो में मौजूद है। इस हफ़्ते एक ख़ास चीज़ का, ये जो 10 हफ़्ते हैं इसमें एक ख़ास चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं आपकी बॉडी प्री एक्लैम्शिया में तो नहीं जा रही, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दौरान हमल माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, या किसी भी वजह से आपकी माँ के अंदर जहर फैल जाता है, टॉक्सिन फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, माँ की डेथ हो सकती है। तो प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया क्या होता है, इस हवाले से मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ देख सकती हैं। आखिर के जो ये 10 हफ़्ते हैं माँओं को इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ जाता है। अब इंसोम्निया क्या है, पूरी रात नींद नहीं आएगी। एक तो बच्चे का वेट इतना ज़्यादा है कि माँ उसको अब होल्ड नहीं कर पा रही है, और अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बच्चे भी वज़न में साइज़ में ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चों का सर बड़ा होता है। तो आपकी डॉक्टर अब ये फाइनली डिसाइड करेगी कि आपका नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। कुछ बच्चों का सर इतना बड़ा होता है साइज़ में कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक नहीं होता, तो इसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। तो मैक्रोसोमिया की कंडीशन अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगी, उसके हेड सर्कमफ्रेंस के की पूरी कैलकुलेशन होगी, जिसके बाद डॉक्टर कहेगी कि आपकी ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो सकता, हम सी सेक्शन करेंगे। तो इन 10 हफ्तों में आपकी डॉक्टर आपको आपका मोड ऑफ डिलीवरी बताएगी। बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, प्लेसेंटा प्रेविया तो नहीं है, या आप बच्चे की जो बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सर्विक्स है वो इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है, यानी कि रास्ता जो है बच्चेदानी का वो तंग तो नहीं है। इसके अलावा माँ की ख़ुद की भी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसको देखा जाता है। तो ये डॉक्टर ही आपको बताएगी कि आपका जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो सी सेक्शन बेहतर है या नॉर्मल डिलीवरी बेहतर है, आपकी प्रीवियस कितने डिलीवरी हो चुकी हैं, क्या पहला बच्चा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, देखी जाती हैं। आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, कितना आयरन है, खून की कमी तो नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर आपकी एवेलुएट करती है कि अब मोड ऑफ डिलीवरी को फाइनलाइज़ किया जा सके। एक टिप देना चाहूँगी कि चाहे आपका मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, आपको खजूरों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। खजूरें आयरन बढ़ाती हैं, आयरन खून बनाता है, तो किसी भी सूरत में खजूरें फ़ायदा देती हैं। सिर्फ अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप खजूर का इस्तेमाल अपनी डॉक्टर्स के मशवरे के बाद कीजिए। जो मेडिसिन वो आपको देगी शुगर की, उसको भी आप प्रॉपर टाइम पर लीजिए। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है प्रेगनेंसी के हवाले से। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर औरत को, हर खातून को, हर माँ को प्रॉपर तरीके से रहनुमाई दे सकूँ। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।